हेलो नमस्कार साथियों, फिर से हाजिर हूँ आपके साथ लेकर के हिस्ट्री की एनसीईआरटी। तो क्लास 11th की हिस्ट्री की एनसीईआरटी में हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। रोमन साम्राज्य के बारे में हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में, और साथ ही ईरानी साम्राज्य के बारे में भी। तो कल हमने सम्राट ट्राजन तक की जो है इतिहास देख लिया था रोमन साम्राज्य का। आज हम देखेंगे इससे आगे। यहाँ से हम देखते हैं इस काल की एक विशेष उपलब्धि रही कि रोमन साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन का क्रमिक रूप से काफ़ी विस्तार हुआ और इसके लिए अनेक आश्रित राज्यों को रोम के प्रांतीय राज्य क्षेत्र में मिला लिया गया। निकटवर्ती पूर्व ऐसे राज्यों से भरा पड़ा था, लेकिन दूसरी शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों तक जो राज्य फरात नदी के पश्चिम में यानी रोम राज्य क्षेत्र की ओर पड़ते थे, उन्हें भी रोम द्वारा हड़प लिया गया। प्रासंगिक तौर पर यह उल्लेखनीय है कि ये राजा अत्यंत समृद्ध थे। उदाहरण के लिए हेरोड के राज्य से प्रतिवर्ष 54 लाख दिनारियस यानी कि 1,25,000 किलोग्राम सोने के बराबर आमदनी होती थी, और दिनारियस रोम का एक चांदी का सिक्का होता था जिसमें 4.5 ग्राम तक विशुद्ध चांदी होती थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। दिनारियस के बारे में कई बार पूछ लिया जाता है, इसके वेट के बारे में भी, तो ये हमें याद रखना है। इसके बाद देखिए, वास्तव में इटली के सिवाय, जिसे उन शब्दावलियों में प्रांत नहीं माना जाता था, साम्राज्य के सभी क्षेत्र प्रांतों में बटे हुए थे और उनसे कर वसूलता था। यानी इटली के सिवाय जो साम्राज्य है सबसे कर वसूलता था, लेकिन इटली को यहाँ पे प्रांत नहीं माना गया था। दूसरी शताब्दी में जब रोम अपने चरम उत्कर्ष पर था, तो रोमन साम्राज्य स्कॉटलैंड से आर्मेनिया की सीमाओं तक और सहारा से फरात और कभी कभी उससे भी आगे तक फैला हुआ था। यह सच है कि उन दिनों शासन व्यवस्था को चलाने के लिए उनकी सहायतार्थ आज जैसी कोई सरकार नहीं थी। तो फिर प्रश्न यह उठता है, जैसे कि सम्राटों के लिए इतने लंबे चौड़े और तरह तरह के इलाकों पर नियंत्रण रख पाना कैसे संभव हुआ। इनकी आबादी दूसरी शताब्दी के मध्य में लगभग 6 करोड़ तक पहुंच गई थी। तो इस प्रश्न का उत्तर साम्राज्य के शहरीकरण में खोजा जा सकता है। संपूर्ण साम्राज्य में दूर दूर तक अनेक नगर स्थापित किए गए थे, जिनके माध्यम से समस्त साम्राज्य पर नियंत्रण रखा जाता था। भूमध्य सागर के तटों पर स्थापित बड़े शहरी केंद्र, जिनमें कार्थेज, सिकंदरिया, एंटियोक इनमें से सबसे बड़े थे और साम्राज्यिक प्रणाली के मूल आधार थे। सबसे बड़े जो शहरी केंद्र है ये भी हमें याद रखने हैं, जो कौन है, कार्थेज, सिकंदरिया, एंटियोक, ये बड़े शहर हैं इनके। फिर देखिए, साम्राज्यिक प्रणाली के मूल आधार थे ये शहर, और इन्हीं शहरों के माध्यम से सरकार प्रांतीय ग्रामीण क्षेत्रों पर कर लगाने में सफल हो पाती थी, जिनसे साम्राज्य को अधिकांश धन संपदा प्राप्त होती थी। इसका अर्थ यह हुआ कि स्थानीय उच्च वर्ग रोमन साम्राज्य को कर वसूली और अपने क्षेत्रों के प्रशासन के कार्य में सक्रिय सहायता देते थे। इटली और अन्य प्रांतों के बीच सत्ता का आकस्मिक अंतरण वास्तव में रोम के राजनीतिक इतिहास का एक अत्यंत रोचक पहलू रहा है। दूसरी और तीसरी शताब्दियों के दौरान अधिकतर प्रशासक तथा सैनिक अफसर इन्हीं उच्च प्रांतीय वर्गों में से होते थे, और इस प्रकार उनका एक नया संभ्रांत वर्ग बन गया, जो कि सेनेट के सदस्यों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली था। यानी यहाँ पे सेनेट पहले शक्तिशाली था, लेकिन उसके बाद जब अफसरों का एक नया संभ्रांत वर्ग बन गया तो ये सेनेट से भी शक्तिशाली हो गया, क्योंकि उसे सम्राटों का समर्थन प्राप्त था। जैसे जैसे यह नया समूह उभर कर सामने आया, सम्राट गैलिनस, जिनका काल 253 से 68 ईस्वी है, उन्होंने सेनेटरों को सैनिक कमान से हटाकर इस नए वर्ग के उदय को सुदृढ़ बना दिया। और ऐसा कहा जाता है कि गैलिनस ने सेनेटरों को सेना में सेवा करने तथा इस तक पहुंच रखने पर पाबंदी लगा दी, ताकि साम्राज्य का नियंत्रण उनके हाथों में न जा पाए। तो संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि पहली शताब्दी के बाद वाले वर्षों में और दूसरी शताब्दी के दौरान तथा तीसरी शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में सेना तथा प्रशासन में अधिकाधिक लोग प्रांतों से लिए जाने लगे, क्योंकि इन क्षेत्रों के लोगों को भी नागरिकता मिल चुकी थी, जो पहले इटली तक ही सीमित थी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि नाइम्स के पास पान दू गार्ड, फ्रांस, प्रथम शताब्दी ईस्वी में रोम के इंजीनियरों ने 3 महाद्वीपों के पार पानी ले जाने के लिए एक विशाल जल सेतु का निर्माण किया। तो ये उनकी काफ़ी बड़ी उपलब्धि है उस समय की।
और इसके बाद हमने यहाँ पे एक फैक्ट देखा, निकटवर्ती पूर्व जो हमने देखा वो क्या था, रोमन साम्राज्य के भूमध्य सागरीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों की दृष्टि से निकटवर्ती पूर्व का मतलब था भूमध्य सागर के बिल्कुल पूर्व का इलाका, मुख्य रूप से सीरिया, फिलिस्तीन और मेसोपोटामिया के प्रांत जो रोमन साम्राज्य के हिस्से थे, और मोटे तौर पर आसपास के क्षेत्र जैसे अरब, ये सभी निकटवर्ती पूर्व में आते थे। ये स्थानीय राज्य थे। जो निकटवर्ती पूर्व है ये क्या थे, ये स्थानीय राज्य थे जो रोम के आश्रित थे, और रोम को भरोसा था कि ये शासक अपनी सेनाओं का प्रयोग रोम के समर्थन में करेंगे, और बदले में रोम ने उनका अलग अस्तित्व स्वीकार कर लिया था। अब हम देखते हैं इससे आगे कि जब इन्होंने जो सेना के सैनिक हैं वो अन्य प्रांतों से लेना शुरू कर दिया, तो सेनेट पर कम से कम 3वीं शताब्दी तक इटालवी मूल के लोगों का प्रभुत्व बना रहा, लेकिन बाद में प्रांतों से लिए गए सेनेटर बहुसंख्यक हो गए। इन प्रवृत्तियों से यह पता चलता है कि साम्राज्य में राजनीतिक तथा आर्थिक दोनों ही दृष्टियों से इटली का पतन हो चला था, और भूमध्य सागर के अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध और शहरीकृत भागों जैसे स्पेन के दक्षिणी हिस्सों, अफ्रीकी और पूर्वी भागों में नए सम्भ्रांत वर्गों का उदय हो रहा था। रोम के संदर्भ में नगर एक ऐसा शहरी केंद्र था जिसके अपने दंडनायक यानी मजिस्ट्रेट, नगर परिषद यानी सिटी काउंसिल और अपना एक सुनिश्चित राज्य क्षेत्र था जिसमें उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले कई ग्राम भी शामिल थे। इस प्रकार किसी भी शहर के अधिकार क्षेत्र में कोई दूसरा शहर नहीं हो सकता था, किंतु उसके तहत कई गांव लगभग हमेशा ही होते थे। तो आमतौर पर शाही अनुकंपा या नाराज़गी यानी राजा के खुश होने या नाराज़ हो जाने के कारण गांवों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें शहरों का दर्जा और शहरों को गांवों का दर्जा दिया जा सकता था। किसी भी शहर में रहने का लाभ यही था कि खाने की कमी और अकाल के दिनों में भी इसमें ग्रामीण इलाकों की तुलना में बेहतर सुविधाएं प्राप्त होने की संभावना रहती थी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि डॉक्टर गैलन के अनुसार रोमन शहरों का ग्रामीण क्षेत्रों के साथ बर्ताव कैसा था। कई प्रांतों में लगातार कई वर्षों से पड़ रहे अकाल ने साधारण से साधारण बुद्धि वाले आदमी को भी यह बता दिया था कि लोगों में कुपोषण के कारण बीमारियां हो रही हैं। शहर में रहने वाले लोगों का फसल कटाई के शीघ्र बाद अगले पूरे वर्ष के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न अपने भंडारों में भर लेना एक रिवाज हो गया था। सारा गेहूं, जौ, सेम तथा मसूर और दालों का काफ़ी बड़ा हिस्सा शहरियों द्वारा ले जाने के बाद भी कई प्रकार की दालें किसानों के लिए बची रह गई थी। तो सर्दियों के लिए जो कुछ भी बचा था उसे खा पीकर ख़त्म कर देने के पश्चात देहाती लोगों को वसंत ऋतु में अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों पर निर्भर रहना पड़ता था। उन्हें पेड़ों की टहनियों, छालों, जड़ें, झाड़ियाँ, अखाद्य पेड़ पौधे से पत्ते खाकर किसी तरह अपने प्राणों को बचाए रखा। ये कहते हैं गैलन अपनी ऑन गुड एंड बैड डाइट पर। तो आगे देखते हैं हम सार्वजनिक स्नान गृह जो हमें रोम से मिलता है। सार्वजनिक स्नान गृह रोम के शहरी जीवन की एक खास विशेषता थी। जब एक ईरानी शासक ने ऐसे स्नान गृह को ईरान में शुरू करने का प्रयत्न किया तो उसे वहाँ के पुरोहित वर्ग के क्रोध का सामना करना पड़ा। जल एक पवित्र वस्तु थी और सार्वजनिक स्नान में उन्हें जल का अपवित्रीकरण दिखता था। शहरी लोगों को उच्च स्तर के मनोरंजन उपलब्ध थे। उदाहरण के लिए एक कैलेंडर से हमें पता चलता है कि एक वर्ष में कम से कम 176 दिन वहाँ कोई ना कोई मनोरंजन कार्यक्रम या प्रदर्शन अवश्य होता था। तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रोम एक ऐसा साम्राज्य है जहाँ पे वर्ष में 176 दिन कम से कम कुछ न कुछ मनोरंजक कार्यक्रम, त्यौहार वगैरह होते ही रहते थे। यहाँ पे हम देखते हैं इस पिक्चर में रोम छावनी जो विंडोनिसा आधुनिक स्विट्ज़रलैंड में है। यहाँ पे एक रंगशाला है और प्रथम शताब्दी ईस्वी के इसका प्रयोग सैन्य कवायद और सैनिकों के मनोरंजन हेतु किया जाता था। ये देखिए, यहाँ पे हम थोड़ा आगे पीछे हो गए हैं। ये देखिए, यहाँ पे जो हमें ये रंगशाला दिखाई गई है ये रोम के अंदर, आज जो स्विट्ज़रलैंड के अंदर, ये काफ़ी फेमस है और
कहीं ना कहीं इनका मानना है कि ये सैनिकों या जनता के लिए जो है मनोरंजन या एंटरटेनमेंट के कार्यक्रम जो है यहाँ पे इस रंगशाला में होते थे। फिर देखते हैं, ये तो हमने पढ़ा पहली और दूसरी शताब्दी तक का इतिहास। फिर तीसरी शताब्दी में संकट क्या आता है रोम के ऊपर, ये हम देखेंगे। तीसरी शताब्दी का संकट। यदि पहली और दूसरी शताब्दियाँ कुल मिलाकर शांति, समृद्धि और आर्थिक विस्तार की प्रतीक थी, तो तीसरी शताब्दी आंतरिक तनाव के पहले बड़े संकेत को लेकर सामने आई। 230 के दशक से साम्राज्य ने स्वयं को कई मोर्चों पर जूझता पाया। ईरान में 225 ईस्वी में अपेक्षाकृत एक अधिक आक्रामक वंश उभर कर सामने आया। इस वंश के लोग स्वयं को ससानी कहते थे और ईरान का ससानी वंश काफ़ी फेमस है, ये हमने कई बार पढ़ा भी है। और केवल 15 वर्षों के भीतर यह तेज़ी से फरात दिशा में फैल गया, यानी सबसे तेज़ी से फैलने वाला वंश था ये। 3 भाषाओं में खुदे एक प्रसिद्ध शिलालेख में ईरान के शासक शापुर प्रथम ने दावा किया कि उसने 60,000 रोमन सेना का सफाया कर दिया है और रोम साम्राज्य की पूर्वी राजधानी एंटियोक पर भी कब्जा कर लिया है। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि वो कौन सा शासक है जिसने 60,000 रोमन सेना का सफाया करने का और एंटियोक पर कब्जा करने का दावा किया था। वो है शापुर प्रथम, ईरान का शासक। तो इसी बीच कई जर्मन मूल की जनजातियों तथा राज्य समुदायों, जिनमें से प्रमुख है एलम, माइन, फ्रैंक और गोथ, ये जो जनजातियां हैं, ये सब जर्मन मूल की जनजातियां हैं और इन्होंने राइन तथा डैन्यूब नदी की सीमाओं की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। क्यों? ईरानी डर के मारे। और 233 से 280 तक की समूची अवधि में उन प्रांतों की पूरी सीमा पर बार बार आक्रमण हुए जो काला सागर से लेकर आल्प्स और दक्षिणी जर्मनी तक फैले हुए थे। अब रोम वासियों को डैन्यूब से आगे का क्षेत्र छोड़ने के लिए भी मजबूर होना पड़ा, जबकि इस काल के सम्राट उन लोगों के विरुद्ध लगातार युद्ध करते रहे जिन्हें रोमवासी लोग उन्हें विदेशी बर्बर कहा करते थे। यानी जो पूर्वी लोग रोम पे बराबर आक्रमण करते जा रहे थे, रोमवासी उन्हें विदेशी बर्बर कह के पुकारते थे। तो इसकी परिभाषा भी पूछी जा सकती है आपसे। और इन्हें जो है इंग्लिश में या लैटिन में यहाँ पे बर्बेरियन कहा गया है। तीसरी शताब्दी में थोड़े थोड़े अंतर से अनेक सम्राट, 47 वर्षों में 25 सम्राट सत्तासीन हुए, जो इस तथ्य का स्पष्ट सूचक हैं कि इस अवधि में साम्राज्य को बेहद तनाव की स्थिति से गुजरना पड़ा। तो यहाँ पे तीसरी शताब्दी में ईरानी संकट हमें देखने को मिलता है रोमन साम्राज्य पर। फिर हम देखते हैं रोमन साम्राज्य की लिंग, साक्षरता और संस्कृति से जुड़े हुए कुछ तथ्य। तो रोमन समाज की अपेक्षाकृत अधिक आधुनिक विशेषताओं में से एक विशेषता यह थी कि उन दिनों एकल परिवार यानी कि न्यूक्लियर फैमिली का व्यापक रूप से चलन था। वयस्क पुत्र अपने पिता के परिवारों के साथ नहीं रहते थे और वयस्क भाई बहुत कम साझे परिवार में रहते थे। दूसरी ओर दासों को परिवार में सम्मिलित किया जाता था, क्योंकि रोम वासियों के लिए परिवार की यही अवधारणा थी। क्या थी? पति, पत्नी, बच्चे और दास। माता पिता नहीं होते थे, भाई बहन सब अलग से रहते थे। तो सामान्यतः गणतंत्र के परवर्ती काल यानी प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तक विवाह का रूप ऐसा था कि पत्नी अपने पति को अपनी संपत्ति हस्तांतरित नहीं किया करती थी, किंतु अपने पैतृक परिवार में वह अपने पूरे अधिकार बनाए रखती थी। महिला का दहेज वैवाहिक अवधि के दौरान उसके पति के पास चला जाता था, किंतु महिला अपने पिता की मुख्य उत्तराधिकारी बनी रहती थी और अपने पिता की मृत्यु होने पर उसकी संपत्ति की स्वतंत्र मालिक बन जाती थी। ये काफ़ी अलग और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस रोमन साम्राज्य का कि पिता की संपत्ति की मालिक पुत्री होती थी, लेकिन वो इस संपत्ति को अपने पति को हस्तांतरित नहीं कर सकती थी। तो इस प्रकार रोम की महिलाओं को संपत्ति के स्वामित्व और संचालन में व्यापक कानूनी अधिकार भी प्राप्त थे। दूसरे शब्दों में कानून के अनुसार पति पत्नी को संयुक्त रूप से एक वित्तीय हस्ती नहीं बल्कि अलग अलग 2 वित्तीय हस्तियां माना जाता था और पत्नी को पूर्ण वैदिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। तलाक देना अपेक्षाकृत काफ़ी आसान था और इसके लिए पति और पत्नी द्वारा केवल विवाह भंग करने के इरादे की सूचना देना ही काफ़ी था। दूसरी ओर पुरुष 28, 29 और 30-32 की आयु में विवाह करते थे, जबकि लड़कियां 16 से 18 और 22-23 की आयु में की जाती थी, जो नॉर्मली होता भी है। तो इसलिए पति और पत्नी के बीच आयु का अंतराल बना रहता था।
इससे असमानता को कुछ बढ़ावा तो मिला होगा। विवाह आमतौर पर परिवार द्वारा नियोजित होते थे और इसमें कोई संदेह नहीं कि महिलाओं पर उनके पति अक्सर हावी रहते थे। और महान कैथोलिक बिशप ऑगस्टीन, जिन्होंने अपना अधिकांश जीवन उत्तरी अफ्रीका में बिताया, उन्होंने लिखा है कि उनकी माता की उनके पिता द्वारा नियमित रूप से पिटाई की जाती थी और जिस छोटे से नगर में वे बड़े हुए, वहाँ की अधिकतर पत्नियाँ इसी तरह से पिटाई से अपने शरीर पर लगे खरोंचे दिखाती रहती थी। अंततः पिताओं का अपने बच्चों पर अत्यधिक कानूनी नियंत्रण होता था, कभी कभी तो दिल दहलाने वाली सीमा तक। उदाहरणार्थ, अवांछित बच्चों के मामले में उन्हें जिंदा रखने या मार डालने तक का कानूनी अधिकार भी प्राप्त था। तो ऐसी जानकारी मिलती है कि कभी कभी पिता शिशुओं को मारने के लिए उन्हें ठंड में छोड़ देते थे। तो यहाँ पे हमने देखा स्त्रियों की स्थिति के बारे में। साक्षरता के बारे में देखने से पहले हम देखते हैं यहाँ पे हमारे कुछ फैक्ट्स। सेंट ऑगस्टीन के बारे में यहाँ पे हमें बताया है, जिन्होंने अभी अभी अपने जो है समाज की स्थिति बताई है। तो इनका काल होता है 354 से 430 ईस्वी तक और 396 से उत्तरी अफ्रीका के हिप्पो नामक नगर के ये बिशप थे और चर्च के बौद्धिक इतिहास में उनका उच्चतम स्थान था। बिशप लोग ईसाई समुदाय में अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाते थे और अक्सर बहुत शक्तिशाली होते थे। और यहाँ पे देखते हैं हम पढ़ने और लिखने का दैनिक प्रयोग प्राय छोटे मोटे संदर्भों में साक्षरता को कहा गया है। साक्षरता की परिभाषा हमें यहाँ पे दी गई है कि साक्षरता क्या होती है। साक्षरता जो है पढ़ने लिखने का दैनिक प्रयोग छोटे मोटे संदर्भों में जो होता है उसे कहा जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं साक्षरता की स्थिति क्या थी। यह निश्चित है कि काम चलाऊ साक्षरता, जो अभी हमने देखा जिससे दैनिक जीवन में काम चल जाता है, वो होती है काम चलाऊ साक्षरता की दरें साम्राज्य के विभिन्न भागों में काफ़ी अलग अलग थी। उदाहरणार्थ, पंपोई नगर में जो 79 ईस्वी में ज्वालामुखी फटने से दफन हो गया था, इस बात का ठोस प्रमाण मिलता है कि वहाँ काम चलाऊ साक्षरता व्यापक रूप में विद्यमान थी। पंपोई की मुख्य गलियों की दीवारों पर अंकित विज्ञापन और समूचे शहर में अभिलेखन पाए गए हैं। इसके विपरीत मिस्र में आज भी सैकड़ों पेपायरस बचे हुए हैं, जिन पर अत्यधिक औपचारिक दस्तावेज जैसे कि संविदा पत्र आदि लिखे हुए हैं। ये दस्तावेज आमतौर पर व्यावसायिक लिपिकों द्वारा लिखे जाते थे। ये दस्तावेज अक्सर हमें यह बताते हैं कि अमुक व्यक्ति क अथवा ख पढ़ या लिख नहीं सकता, किंतु यहाँ भी साक्षरता निश्चित रूप से कुछ वर्गों के लोगों में अपेक्षाकृत अधिक व्यापक थी, जैसे कि सैनिकों, फौजी अफसरों और संपदा प्रबंधकों में। यहाँ पे हमें एक जो उदाहरण दिया गया है, इनमें से एक सर्वाधिक मजाकिया विज्ञापन जो पंपोई नगर की दीवारों पर लिखा हुए थे, उनमें से एक यहाँ पे दिया गया है कि दीवार तुम धन्य हो जो अपने ऊपर इतनी उबाऊ लिखावट का बोझ ढोते हुए भी तुम बरकरार खड़ी हो, बरबराकर गिरी नहीं हो। तो ये जो है लिखावट के ऊपर टोंड यहाँ पे दिया गया है दीवार को। फिर यहाँ पे हम देखते हैं रोमन साम्राज्य में सांस्कृतिक विविधता कई रूपों और स्तरों पर दिखाई देती हैं। अब हम देखते हैं इसकी सांस्कृतिक विविधता, जैसे धार्मिक संप्रदायों तथा स्थानीय देवी देवताओं की भरपूर विविधता, बोलचाल की अनेक भाषाएं, वेशभूषा की विभिन्न शैलियाँ और तरह तरह के भोजन, सामाजिक संगठनों के रूप जैसे जनजाति और अन्य, यहाँ तक कि उनकी बस्तियों के अनेक रूप। अरामाइक निकटवर्ती पूर्व, कम से कम फरात के पश्चिम का जो प्रमुख भाषा समूह है, जो फरात के पश्चिम का भाषा समूह है वो उनका अरामाइक था। मिस्र में कॉप्टिक बोली जाती थी। उत्तरी अफ्रीका में प्यूनिक तथा बर्बर और स्पेन तथा उत्तरी पश्चिमी में केल्टिक भाषा बोली जाती थी। तो ये भाषाओं का पैराग्राफ आपको 2-3 बार बोलना है ताकि आपको लर्न हो जाए अच्छे से। कई बार पूछ लिया जाता है किस एरिया में कौन सी भाषाएं बोली जाती थी। तो निकटवर्ती पूर्व में अरामाइक, मिस्र में कॉप्टिक, उत्तरी अफ्रीका में प्यूनिक, बर्बर, स्पेन और उत्तरी पश्चिम में केल्टिक, इस तरह से ये भाषाएं बोली जाती थी। परंतु इनमें बहुत सी भाषाएं संस्कृतियाँ पूर्णतः मौखिक थी, यानी कुछ भाषाएं ऐसी है जो केवल बोली जाती थी, उन्हें लिखा नहीं जाता था। वे कम से कम तब तक मौखिक रहीं जब तक उनके लिए एक लिपि का आविष्कार नहीं हो गया, और जब लिपि आ जाती है तो लेखन भी शुरू हो जाता है। तो उदाहरणार्थ अर्मीनियाई भाषा का लिखना भी बहुत देर बाद यानी 5वीं शताब्दी में शुरू होता है।
हालांकि तीसरी शताब्दी के मध्य तक बाइबल का कॉप्टिक में अनुवाद शुरू हो गया था और कॉप्टिक कहाँ बोली जाती थी? मिस्र में। कई स्थानों पर लातिनी भाषा के प्रसार ने उन भाषाओं के लिखित रूप का स्थान ग्रहण कर लिया जिनका पहले से ही व्यापक प्रसार था, और ऐसा विशेष रूप से केल्टिक भाषा के साथ हुआ जिसका लिखा जाना प्रथम शताब्दी के पश्चात ही बंद ही हो गया। यानी कैप्टिक तो बहुत जल्दी लिखना बंद हो गई, और जो ये अर्मीनियाई भाषा ये काफ़ी बाद 5वीं शताब्दी तक जाकर ये लिखना शुरू हुई। यहाँ पे हमें जो एक पेंटिंग दिखाई दे रही है ये एडिसा में पच्चीकारी की चित्र है, और ये देखिए ये एडिसा की पच्चीकारी है। और सीरिया के इस अभिलेख से पता चलता है कि यहाँ जो लोग दिखाए गए हैं वे राजा अबगर की पत्नी तथा परिवार के सदस्य हैं। ये जो लोग हैं ये राजा अबगर, उसकी पत्नी, उसके परिवार के सदस्य। और यहाँ पे देखिए ये पंपोई नगर का एक मदिरा व्यापारी का भोजन कक्ष है, यानी एक व्यापारी है उसका भोजन कक्ष काफ़ी शानदार यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कमरे की दीवारों पर मृतक पशु बनाए गए हैं, काफ़ी अच्छी पेंटिंग कमरे की दीवारों पर की गई है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं रोमन साम्राज्य का आर्थिक विस्तार, और इस आर्थिक विस्तार के पैराग्राफ को हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।